नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 बी प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध चल रहा था, जिसका भाग 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है दोस्तों न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ आप जो है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार केवीएस मदान हिंदी मीडियम की बुक को प्रस्तावित किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि प्लीज़ आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 बी भाग 5 न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारी संवैधानिक व्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत दिए 50वें अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को निर्देशित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है सर्वोच्च न्यायालय। आइए अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर का होता है ये। उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन यह नई दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। इस अन्य स्थान का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता। क्या है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए? आइए देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। आइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, अगर वकालत किया हो तो 10 वर्ष और न्यायाधीश हुआ हो तो 5 वर्ष। ठीक, आगे है नंबर तीसरा पॉइंट, वह राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठ विधिवेत्ता हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आइए देखते हैं कैसी होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 की जाती है। ठीक है, संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केवल यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। आगे है, संविधान के प्रवर्तन के बाद यह प्रथा अंगीकार की गई कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए। कुछ अपवादों को छोड़कर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया गया है।
6 अक्टूबर 1993 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे विषय विशेष देखते हैं। आइए, आगे है दोस्तों कॉलेजियम व्यवस्था देख लेते हैं क्या है। 6 अक्टूबर 1993 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसके अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देनी चाहिए और यदि किसी मामले में मुख्य न्यायाधीश की राय न मानी जाए तो इसका कारण बताया जाना चाहिए। ठीक है, आगे वर्तमान सरकार ने नियुक्ति की व्यवस्था को पारदर्शी और व्यापक आधार देने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना की घोषणा की, जिसको उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में दिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय में निरस्त कर दिया। इस पर नीट परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ठीक है, भूतकाल में। आगे दोस्तों, आगे है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। आइए देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझता है। ठीक है, आगे है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कुछ स्थितियों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। आगे है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आइए इसको देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तब तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। आगे है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में कई बार वृद्धि की गई है। आगे वर्ष 2008 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 मुख्य न्यायाधीश सहित करने का निर्णय लिया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति उनके पद की शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, करंट में डाटा जो भी होगा दोस्तों, आप लोग वर्तमान में सर्च कर लीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में। आज का करंट का डेट डाल लीजिएगा जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये पढ़ लिए अब लोग। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति उनके पद की शपथ ग्रहण करवाते हैं। आगे देखते हैं, कार्य अवधि देख लेते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बना रहता है यदि वह राष्ट्रपति द्वारा असमर्थता या कदाचार से अपने पद से न हटा दिया जाए। ठीक है, जब तक उसे हटाया ना जाए, राष्ट्रपति के द्वारा असमर्थता मतलब वो समर्थ नहीं है तो तब तक वो हटेगा नहीं। आगे, राष्ट्रपति असमर्थता या कदाचार के आधार पर न्यायाधीश को हटाने का आदेश तब पारित करता है जब संसद 2/3 बहुमत से ऐसा करने का प्रस्ताव अर्थात महाभियोग पारित करे। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के पहले वह अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। आगे है वेतन तथा भत्ता। आइए देख लेते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समस्त वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। आगे, संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा। अगस्त 2009 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पद है इसलिए भैया संपत्ति भी बताया जा रहा है, देख लीजिए। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आगे नंबर 1 क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आगे नंबर 1 है भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। नंबर 2, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। आगे तीसरा नंबर है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। ठीक है, आगे है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। आगे है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसे देख लेते हैं। मूलाधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इन अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध। ठीक है, क्षमा करिएगा, प्रतिशेष पढ़ रहे थे। प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा तथा उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। ठीक है, आगे दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।
उच्चतम न्यायालय में निम्न मामलों में अपील की जा सकती है। संवैधानिक विषय। जब संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों ने भिन्न भिन्न निर्णय दिए हो और उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया हो, ठीक है, यही है, ये संवैधानिक विषय है। आगे दीवानी विषय क्या है, आइए देख लेते हैं। जब मामलों में विधि या सार्वजनिक महत्व का कोई सारभूत प्रश्न शामिल हो, दीवानी विषय के अंतर्गत है। आगे है आपराधिक विषय। उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति के आदेश को परिवर्तित करके उसे मृत्यु दंडादेश दिया है। आगे उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। आगे है विशेष अनुमति से अपील। आइए देखते हैं विशेष अनुमति से अपील क्या है। जब उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी उच्च न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे, तब उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, आगे है दोस्तों परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ना तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। आगे है पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार, रिव्यू ज्यूरिडिक्शन। उच्चतम न्यायालय को संसद या विधान मंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधानिकता का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। अंतरण ट्रांसफर का क्षेत्राधिकार, अंतरण का क्षेत्राधिकार। आइए देखते हैं। नंबर 1 है वह उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को अपने यहाँ आंतरित कर सकता है। नंबर 2 वह किसी उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में आंतरित कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, कुछ विषय विशेष देख लेते हैं। जनहित याचिका। भारत में जनहित याचिका यानी वाद को प्रारंभ करने का श्रेय न्यायमूर्ति P.N. भगवती और न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर को जाता है, जिसका प्रारंभ 1970 के उत्तरार्ध में हुआ। जनहित याचिका में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषय आते हैं। इनमें से कोई व्यक्ति या संस्था उपरोक्त विषयों पर न्यायालय को सूचित करते हैं, फिर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कर या वस्तु स्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के वाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निचली अदालतों को ऐसे वादों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों
आगे है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग हाई कोर्ट को देखते हैं दोस्तों। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है दोस्तों। आप लोग वर्तमान में डाटा चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट है। तो प्लीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को मैं वार्न कर रहा हूँ, आप लोग को मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ प्लीज़ आप लोग ज़रूर सर्च करिए, ठीक है? तो सर्च कर लीजिएगा। चलिए, भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। राज्यों की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय अदालत सम्मिलित है। भारतीय संसद दो या दो से अधिक ऐसे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधि द्वारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, ठीक है? आगे आगे उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। आगे है दोस्तों, भारत में वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में वर्ष 2013 में स्थापित किए गए, ठीक है? वर्तमान का डाटा आप लोग प्लीज़ आप लोग सर्च कर लीजिएगा दोस्तों, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, ठीक है? आगे कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है जिसको वर्ष 1862 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है? आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हमारा न्यायाधीशों की नियुक्ति, आइए देख लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद होती है। राष्ट्रपति प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। जहां उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निश्चित है, वहीं उच्च न्यायालय में ऐसा नहीं है। यह निर्णय राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक है? आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है इसके अलावा राष्ट्रपति परामर्श इसके अलावा राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है अतिरिक्त न्यायाधीश। उपरोक्त के अलावा राष्ट्रपति लंबित मामलों की सुनवाई हेतु अस्थायी अवधि जो कि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने में सक्षम है। आगे दोस्तों कार्यकारी न्यायाधीश, आइए देख लेते हैं। जब कोई स्थायी न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब भी कार्यकारी न्यायाधीश यानी अस्थायी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। आगे दोस्तों न्यायाधीश हेतु योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, आइए देखते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हेतु उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है? तीसरा, वह 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। नंबर 4, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ठीक है? आगे है दोस्तों
आगे है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी द्वारा उच्च न्यायालयों के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं में संशोधन कर दिया गया है। अब अब आइए देखते हैं। अब नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष तक किसी न्यायाधिकरण का सदस्य रह चुका हो। दूसरा, संघ अथवा राज्य के अधीन किसी ऐसे पद पर रहा हो जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की दृष्टि में विख्यात न्यायविद हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल तथा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लेता है। नियुक्ति के बाद न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है न्यायाधीशों का कार्यकाल। आइए देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यविधि 62 वर्ष की आयु तक होती है। इससे पूर्व भी यदि कोई न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर अपना पद त्याग सकता है। उच्चतम न्यायालय के समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के लिए भी महाभियोग प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटा सकता है जब संसद के दोनों सदन अलग अलग अपनी समस्त संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से इस आशय का संबोधन राष्ट्रपति को करें। ठीक है, आगे दोस्तों लोक अदालत। आइए देख लेते हैं इसे भी। लोक अदालत पब्लिक कोर्ट वर्तमान न्यायिक व्यवस्था एवं वादों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते समय और ध्यान का अत्यधिक अपव्यय होता है। आज न्यायालयों में लाखों की संख्या में मुकदमे विचाराधीन हैं। वास्तव में न्याय में विलंब का अर्थ है न्याय न मिलना। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की संख्या लाखों में है। ऐसी स्थिति में न्याय प्रक्रिया को द्रुतगामी और सरल बनाने के लिए 26 नवंबर 1980 ईस्वी को भारत सरकार ने तत्कालीन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश माननीय पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति की नियुक्ति की। इस समिति के प्रयासों से देश के विभिन्न भागों में शिविर के रूप में लोक अदालतें लगाई जा रही हैं। ठीक है, आगे है अन्य महत्वपूर्ण संघीय पद। ठीक है, भारत का न्यायवादी यहाँ मिलेंगे हमको दोस्तों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अन्य महत्वपूर्ण
संघीय पद। ठीक है, इसमें है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 एक के अंतर्गत की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी है। वह भारत के उच्चतम न्यायालय में प्राथमिक वकील है। ठीक है, महान्यायवादी के रूप में व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसके पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्लेजर पद पर आसीन रहता है। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करे। यद्यपि महान्यायवादी किसी सदन या कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, ना ही वह सदन में किसी मतदान में भाग ले सकता है। उसको सदन के दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में उसे देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। वह अपनी निजी वृत्ति भी कर सकते हैं, मगर दूसरी पार्टी सरकार नहीं होनी चाहिए। इस कारण से उसे नियमित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा प्रतिधारण के लिए निर्धारित भुगतान मिलता है, जो कि एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, CAG। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जनता के पर्स का संरक्षक कहा जाता है। उनका चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वह पद पर 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष की सेवा अवधि को पूरा होने तक जो भी पहले हो तक कार्य कर सकते हैं। आगे है, उनका मुख्य कर्तव्य संघ और राज्यों के खातों का ध्यान रखना है। वह यह सुनिश्चित करता है कि संघ या राज्यों की संचित निधि में से धन संसद की या राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति के बिना नहीं खर्च किया जा सकता है। संविधान में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि इस पद को निष्पक्ष बनाए रखा जाए तथा कार्यकारिणी के हस्तक्षेप से स्वतंत्र बनाए रखा जाए। उन्हें पद से केवल दुर्व्यवहार प्रमाणित होने पर या फिर अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है, अर्थात संसद के प्रत्येक सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प और सदन का बहुमत। उसके वेतन और सेवा की शर्तों को उसके कार्यकाल की अवधि में उसके प्रतिकूल रूप से बदला नहीं जा सकता। केवल वित्तीय आपात की स्थिति को छोड़कर उसका वेतन भारत की संचित निधि से
निकाला जाता है और उस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। उनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। आगे है संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं संचालित करती है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 ईस्वी करें, क्षमा करिएगा दोस्तों, माफ़ करिएगा। अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, आगे नंबर 1, वर्ष 1765 ईस्वी तक लोक सेवक शब्द का प्रयोग कंपनी के आधिकारिक अभिलेखों में होने लगा था। ब्रिटिश, एक सेकंड दोस्तों, ये जानवर भी परेशान है, गर्मी में आवाज़ दे रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आगे। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का उदय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हुआ। हेस्टिंग्स ने लोक सेवा की नींव रखी और कॉर्नवालिस ने इसे तर्कसंगत एवं नया रूप प्रदान किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जनक कहा जाता है, जो निचले स्तर की लोक सेवा से अलग थी। इसकी स्थापना का विशेष उल्लेख 1919 के अधिनियम में भी किया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। आयोग की मुख्य भूमिका केंद्र तथा राज्यों अर्थात अखिल भारतीय सेवा के लिए सामान्य विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करना है। नंबर 3, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य होते हैं जो न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो। इनका कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष आगे 65 वर्ष की आयु तक का होता है। ये कभी भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति इन्हें पद की अवमानना या अवैध कार्यों में लिप्त होने के लिए बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ ध्यान है मेरा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न भारत के प्रातिनिधिक संस्थाओं के प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती। उसकी शक्तियां केवल
उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है। आगे है, आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्ष 1989 ईस्वी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एकल संसदीय निकाय था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो पहले का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले का होता है। आगे है, चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के मुख्यतः निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि के चुनाव आते हैं, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद आदि के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है, निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। नंबर 3 है दोस्तों, राजनैतिक दलों का पंजीकरण करता है। नंबर 4, राजनैतिक दलों का राष्ट्रीय राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों, निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, क्योंकि डॉग लोग भी बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा म्यूट करते हैं, उसके पश्चात स्टार्ट करेंगे। नंबर 5 है, सांसद या विधायक की अयोग्यता सिवाय दल बदल के पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को परामर्श देना। आगे है, केंद्र और राज्यों के संबंध। ठीक है, आइए देखते हैं केंद्र और राज्यों के संबंध। इस बात का वर्णन पहले किया जा चुका है कि भारत व्यवस्था मूलतः संघीय है, यद्यपि इसमें कुछ विभेदनकारी शक्तियां भी हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह संघ राज्यों के यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है। नंबर 2, केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 3, भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है, केवल भारतीय नागरिकता है। नंबर 4, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू होने पर राज्य केंद्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाएगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जाएगा। नंबर 5, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बिना राज्यों की सहमति के केंद्र राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा कभी भी परिवर्तित कर सकता है। नंबर 6 है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघीय, राज्य तथा समवर्ती। इनके विषयों का वितरण केंद्र के पक्ष में है। आगे, कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है, किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य
केंद्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते हैं। आगे है नंबर 1, राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित हेतु यह आवश्यक है, किंतु यह बंधन मात्र 1 वर्ष हेतु लागू होता है। नंबर बी, राष्ट्रपात का लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वतः मिल जाता है। नंबर सी, दो या अधिक राज्यों की विधायी का प्रस्ताव पास कर राज्यसभा को यह अधिकार दे सकती है, केवल संबंधित राज्यों पर। नंबर डी है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। नंबर 5 है दोस्तों, मतलब ई, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस स्थिति में संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है। ठीक है, आगे हमारा 7वां पॉइंट है, अनुच्छेद 155 राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णतः केंद्र की इच्छा से होती है। इस प्रकार केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। नंबर 8 है दोस्तों, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा में केंद्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है। नंबर 9 है, प्रशासनिक निर्देश। अनुच्छेद 256 से 257 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाए के बारे में निर्देश दे सकता है। ये निर्देश किसी भी समय दिए जा सकते हैं। राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। नंबर 10, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। सेवक नियुक्ति प्रशिक्षण अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः केंद्र के अधीन है। हालांकि ये सेवा राज्यों में देते हैं, राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। नंबर 11, एकीकृत न्यायपालिका। यहाँ उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 12, राज्यों की कार्यपालक शक्तियाँ संघीय कार्यपालक शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकती है। आगे है दोस्तों हमारा पंचायत राज, देख लेते हैं। पंचायती राज। पंचायत का शाब्दिक अर्थ है 5 लोगों की एक परिषद। भारत में 2/3 जनसंख्या गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी ने गांव को एक मिनी गणराज्य, ठीक है, मिनी रिपब्लिक का नाम दिया। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज्य व्यवस्था अस्तित्व में रही है। भले ही इसके नाम विभिन्न हो, समाज का आधार अब भी ग्राम पंचायत ही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तहसील, तालुका और जिला आते हैं। पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय स्वायत्त शासन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। इस संबंध में 1907 ईस्वी में शाही आयोग का गठन भी हुआ। इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1920 ईस्वी में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए।
स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी संघर्षरत लोगों के नेताओं द्वारा सदैव पंचायती राज की स्थापना की मांग की जाती रही। पंचायती राज भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं सबसे निचले स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का निर्देश दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए किया गया। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे है जो पंचायतों की कार्यप्रणाली से संबंधित है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु आरक्षण के लिए अनिवार्य प्रावधानों के अलावा पिछड़े वर्ग से संबंधित सदस्यों के लिए स्वैच्छिक आरक्षण का प्रावधान भी है। विकेंद्रीकरण की चल रही प्रक्रिया के अवलोकन और राज्यों में स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2004 में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई। संविधान में पंचायतों के लिए 3 स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है। पंचायती राज भारत में प्रशासन की मूल इकाई है। इसमें 3 स्तर शामिल हैं। पहला ग्राम या ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गांवों के लिए। दूसरा तालुका या तहसील, जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं, पंचायत समिति। तीसरा जिला या जिला पंचायत। ठीक है, आगे ग्राम प्रधान पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? किसी भी पंचायत में सभी सीटों पर प्रत्याशियों का चयन पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा किया जाता है, जिसको ग्राम सभा भी कहा जाता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जाती हैं। राज्य सरकार अन्य स्तरों पर आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अध्यक्ष का चयन राज्य सरकार द्वारा स्थापित विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे है ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति में पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सरपंच, क्षेत्र के सांसद और विधायक, उपखंड का एसडीओ और समाज के कमजोर वर्ग से कुछ अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ब्लॉक पंचायत तहसील या तालुक के गांवों के समूह के लिए कार्य करती है, जिनको विकास ब्लॉक यानी डेवलपमेंट ब्लॉक कहा जाता है। जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी एक आईएएस अधिकारी होता है। इसके अन्य सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है। आगे दोस्तों पंचायत की अवधि। ठीक है, आइए देख लेते हैं। प्रत्येक पंचायत का निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हालांकि राज्य के कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसको पहले भी भंग किया जा सकता है।
पंचायत का सदस्य बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निर्धारित होती है। अंतर केवल इतना है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु 21 है। ठीक है, आगे देखते हैं पंचायत का कार्य और शक्तियाँ। राज्य विधायिकाओं के पास पंचायत का कार्य क्षेत्र और शक्तियाँ निर्धारित करने की विधायी शक्ति है ताकि वह स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हो सके। पंचायत के मुख्य निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना। दूसरा, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए बनी योजनाओं का कार्यान्वयन करना। तीसरा है 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय पंचायत के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास। राज्य सरकार विधि द्वारा पंचायत को कुछ उचित कर, शुल्क, टोल आदि लगाने के लिए अधिकृत कर सकती है ताकि पंचायतों के पास विकास और अनुरक्षण के लिए कुछ वित्तीय संसाधन जुट सके। राज्यपाल द्वारा पंचायतों के चुनाव का संचालन करने के लिए आगे एक राज्य निर्वाचन आयोग का निर्माण किया जाता है जिसमें मुख्य भूमिका राज्य निर्वाचन आयुक्त की होती है। आगे है चुनाव के संबंध में किसी भी प्रश्न या विषय का हल राज्य विधायिका द्वारा चयनित अधिकारी या संस्था करती है। यह न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ठीक है, आगे दोस्तों नगर पालिका है। ठीक है, वीडियो देखते हैं दोस्तों, बहुत लंबा हो गया है। चलिए, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, भाग 5। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों भाग 6 लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू।